नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताएंगे, केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ा फैसला ले लिया है। यूपी के जेवर में छठा सेमीकंडक्टर यूनिट बनेगा और इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का आभार भी व्यक्त किया है और कहा है कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ऐतिहासिक कदम है ये। भारत अब सेमीकंडक्टर विनिर्माण में वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है और यूपी उच्च स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर उत्पादन के केंद्र के रूप में उभर रहा है। ये बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं कि केंद्रीय कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला ले लिया है कि यूपी के जेवर में छठा सेमीकंडक्टर यूनिट बनेगा। इस पर सीएम योगी ने भी आभार व्यक्त किया है पीएम का। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में इसे ऐतिहासिक कदम बताया है। और बहराइच दरगाह मेला को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई होनी थी और अब कल इस मामले की सुनवाई होगी। दरगाह प्रबंधन ने मेला लगाने को लेकर लखनऊ हाईकोर्ट में रिट दाखिल की थी। बता दें कि जिला प्रशासन सुरक्षा कारणों से मेला लगाने के लिए इजाजत नहीं दी है। से आता है तो उसको फिर बाहर बॉर्डर से वापस कर दिया जाएगा। पीछे भी कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था हम लोग किए हैं और कई जोन बनाए गए हैं, जिसमें एडिशनल एसपी, सीओ, एसएचओ, एसओ, इंस्पेक्टर और पीएससी, 4 कंपनी पीएससी मिली हुई है हमको सुरक्षा के लिए। व्यापक पुलिस बंदोबस्त किया गया है कि किसी तरह कोई अप्रिय घटना न हो और कुल प्रकरण अभी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। जैसा माननीय न्यायालय का आदेश आएगा तदनुसार कार्रवाई किया जाएगा। जनपद बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले मेले को लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई थी। आज और जो है हाई कोर्ट में सुनवाई आज टल गई है, लिहाजा अब कल सुनवाई होगी। आपको बता दें कि जेठ मेला 1 महीने के लिए लगता था और हर 15 मई से 15 जून तक ये मेला लगना था, लेकिन इस बार जिला प्रशासन ने सुरक्षा कारणों की वजह से मेले की इजाज़त नहीं दी है। उसके बाद दरगाह प्रबंध समिति ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसको लेकर अब कल सुनवाई है। और ग्रेटर नोएडा के खैरपुर गुजर गांव में एसआईटी ने लीज बैक मामले की जांच तेज कर दी है। खैरपुर गुजर गांव के कुल 84 मामलों की जांच रिपोर्ट जल्द शासन को भेज दी जाएगी। एसआईटी अध्यक्ष यमुना अथॉरिटी के सीईओ ने खैरपुर गुजर गांव का मौके पर निरीक्षण किया है। जमीन किराएदारों, बिकी हुई जमीन सहित सबूत जुटाए गए। कुल 14 से 51 मामलों की जांच 2021 में भेजी जा चुकी है। खैरपुर गुजर गांव की रिपोर्ट भी जल्द शासन को भेज दी जाएगी। केवल एक खैरपुर गुजर गांव बचा हुआ था जिसकी एसआईटी रिपोर्ट जानी थी। वो लगातार 2 दिन गांव में जाके प्रत्येक केस को, उसके एरिया को, उसके किराएदारों को, उसमें जो बिकी हुई जमीन है उसको, किसको कितनी दी गई है, सभी देखा गया। सभी 83 केस देखे गए, 86 केस देखे गए। फिर बाद में बैठक की गई। रोज सबसे एक आदमी से सुना गया। हर एक केस में आपत्ति गाँव वालों से पूछी गई, क्योंकि काफी शिकायत वहाँ पर प्राप्त होती है कि किसको क्या आपत्ति है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के खैरपुर गुजर गांव में जो 86 प्रकरण है उनके एसआईटी की जांच तेज कर दी है। आपको बता दें इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बाहर ही मौजूद हैं और यहाँ पर किसानों के साथ वार्ता चल रही है, साथ ही उनके साक्ष्य और बयान भी लिए जा रहे हैं। लीज बैक प्रकरण को लेकर ये जांच की जा रही थी। साल 2021 में 1451 मामले थे जिनकी रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है लीज बैक के प्रकरण में। और अब जो खैरपुर गुजर है उसके कुल 86 प्रकरण हैं, जिसमें यमुना अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह मौके पर भी गए। 2 दिन लगातार गए और इस दौरान तमाम साक्ष्य जुटाए, जिसमें से कि प्रॉपर्टी से संबंधित यानी आबादी से संबंधित साक्ष्य जुटाए गए और तमाम दस्तावेज लिए गए। फिजिकल जाकर वहां पर जांच पड़ताल की, किराएदारों से, आसपास से तमाम साक्ष्य किसानों से जुटाए और उसके बाद बयान भी दर्ज किए। मेरठ पुलिस ने ऑपरेशन एफआईआर शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन एफआईआर के तहत इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे में पीड़ित से संपर्क करेगा, उसे अपना मोबाइल नंबर साझा करेगा, साथ ही एफआईआर की जांच के बारे में बताएगा। इसके अलावा समय समय पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और पीड़ित आपस में संपर्क में रहेंगे। जांच खत्म होने के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर खुद इसका परिणाम पीड़ित के साथ शेयर करेगा, ताकि अगर कोई पीड़ित को समस्या है तो उसका समाधान हो सके और फिर इस मामले को लेकर पीड़ित अधिकारियों से भी मिल सकेगा ताकि वो संतुष्ट रहें। जो भी वादी का मुकदमा दर्ज होता है, उनके विवेचक की जिम्मेदारी होती कि मुकदमा दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर वो वादी से दूरभाष के जरिए संपर्क करें। उनको उनके व्हाट्सएप की जो कॉपी है वो दूरभाष के जरिए भेजें
जिससे कि वादी को उनके विवेचक का नंबर मिल जाए, भविष्य में वो प्रभावी पैरवी कर पाए। साथ ही एफआईआर किस थाने पे किस विवेचक द्वारा की जा रही है जांच और उसमें कौन अभियुक्त है, क्या धाराएं हैं, वो सभी चीजें वादी को स्पष्ट रहे। जब मुकदमे की जांच समाप्त होगी तो भी विवेचक की जिम्मेदारी तय की गई है कि वो 24 घंटे के भीतर परिणाम से वादी को अवगत कराएंगे, जिससे कि वादी को उनके मुकदमे में कृत कार्यवाही की सही जानकारी समय से मिले। पश्चिम उत्तर प्रदेश के सबसे संवेदनशील जिले मेरठ में कमोबेश इसी तरह एसएसपी ऑफिस में फरियादियों की लाइनें लगती हैं, लेकिन इन्हीं लाइनों को कम करने के लिए अब मेरठ पुलिस ने ऑपरेशन एफआईआर चलाया है। इस ऑपरेशन एफआईआर के तहत एफआईआर पंजीकृत होने के बाद विवेचक खुद पीड़ित से संपर्क करेगा और उसे अपनी विवेचना का तरीका बताएगा। साथ ही विवेचना खत्म करने के बाद फिर 24 घंटे में संपर्क करेगा, ताकि अगर उसे कोई असुविधा है तो वो आलाधिकारियों से मिलकर अपनी समस्या बता सके। वहीं विवेचना के दौरान भी वो संपर्क में बना रहेगा। मेरठ जिले में करीब 2500 विवेचना पेंडिंग है और एसएसपी विपिन दाड़ा का कहना है कि इस ऑपरेशन के चलते विवेचनाओं में त्वरित गति से निस्तारण हो सकेगा। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। और गाजीपुर में तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक में टक्कर मार दी है। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, दूसरा घायल बताया जा रहा है। और करंडा थाना क्षेत्र की घटना है। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रेलर लेकर फरार हो गया। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पीछे से आ रहे दूसरे ट्रक में आग लगा दी। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। पुलिस आरोपी ड्राइवर की तलाश कर रही है। गाजियाबाद में करंट की चपेट में आने से 2 साल के मासूम की मौके पर मौत हो गई। घर में चल रहे कूलर में करंट आने से बच्चा उसकी चपेट में आ गया। मोदी नगर थाना क्षेत्र की घटना है। जानकारी के मुताबिक बच्चा घर में खेलते खेलते कूलर के पास पहुंचा, उसे छूते करंट लग गया, जिससे उसकी मौत हो गई। आगरा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार अज्ञात गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। हादसा थाना किरावली क्षेत्र में हाईवे पर करहरा कट के पास का है। हरदोई में बेटे ने जमीन के लिए पिता की हत्या कर दी। आरोप के मुताबिक उसने पिता के सिर पर ईंट मार दी। पुलिस ने आरोपी बेटे को पकड़ लिया है, उसे गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि जमीन बंटवारे में उसने इस वारदात को अंजाम दिया। हरपालपुर थाना क्षेत्र की पूरी वारदात है। ग्रामीणों के मुताबिक सुकमन अपने पिता से 1.5 बीघा पैतृक जमीन से अपने हिस्से की 7.5 बीघा जमीन मांग रहा था, लेकिन उसका पिता जमीन देने से इनकार कर रहा था। इसको लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद के दौरान सुकमन ने पास पड़ी ईंट से पिता के सिर पर वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। के 2 व्यक्तियों के बीच में मारपीट हो रहा है। सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया कि राजीव पुत्र रामेश्वर उम्र करीब 48 वर्ष और उनके बेटे सुखमन पुत्र राजीव के बीच में संपत्ति के बंटवारे को लेकर वाद विवाद व मारपीट हुआ। इसी बीच सुखमन ने अपने पिता राजीव कुमार को ईंट से सर पे मार दिया, जिससे कि राजीव घायल हो गया। घायल राजीव को तत्काल सीएससी हरपालपुर भेजा गया, जहां से इन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। पाकिस्तान से जासूस के आरोप में कैराना निवासी नोमान इलाही पानीपत से गिरफ्तार हो गया है। पानीपत सीआईए आरोपी को साथ लेकर कैराना पहुंची। मनी ट्रांसफर के मामले में जन सेवा केंद्र संचालक से पूछताछ हुई। पाकिस्तान को व्हाट्सएप के जरिए खुफिया जानकारी भेजने का भी आरोप है। देखिए, हमें एक विश्वसनीय इनपुट प्राप्त हुआ था कि नोमान इलाही नाम का व्यक्ति जो मूलतः कैराना का रहने वाला है और वर्तमान में पानीपत में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर नौकरी कर रहा है, वो पाकिस्तान के कुछ व्यक्तियों को संवेदनशील जानकारियां उपलब्ध करा रहा है। इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने उससे सस्पेक्ट से पूछताछ करी थी और बाकी भी साक्षी इस संबंध में एकत्रित किए। पूछताछ के आधार पे और साक्ष्यों के आधार पे इस संबंध में इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस स्टेशन पानीपत में एक मामला दर्ज किया गया है, जिसमें कल उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। और सीमा पार से हुई गोलाबारी में बॉर्डर के पास बसे गांव के कई घरों को नुकसान पहुंचा है। लोगों को डर है कि पाकिस्तान कभी भी सीज फायर का उल्लंघन कर सकता है। ऐसे में लोगों ने सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये जो घड़ी है, जिस घड़ी हम लोग इंटरनेशनल बॉर्डर पर आए हैं, ये सुबह का समय नहीं है, दोपहर का समय भी नहीं है, ये ढलती शाम का समय है। और शाम ढलने से पहले ही यहाँ के लोग ताला बंद कर यहाँ से कहीं और चले गए।
जिन लोगों के पास बंकरों की सुविधा है वो बंकरों में चले गए हैं, और जिन लोगों को लगता है कि सुरक्षित स्थानों पर जाना चाहिए वहां पर चले गए हैं, क्योंकि डर और खौफ अभी इनके जहन से निकला नहीं है। घर तबाह हुआ है, इनका शीशे चकनाचूर हुए हैं, खिड़कियों के शीशे टूटे हैं, यहाँ पर पूरा घर तबाह हुआ है। और जिस जगह अभी मैं मौजूद हूँ ये इनके बरामदे का वॉशरूम है, यहाँ पर शेल्स गिरे थे और पूरी तरह से तबाही इनके घर पे हो गई थी। बहुत बड़ी बात थी कि इस घर में किसी के जान माल का नुकसान नहीं हुआ और लोग यहाँ पर बच गए थे। फिर बताती हूँ कि सुबह का समय नहीं, दोपहर का समय नहीं, बल्कि ढलती शाम का समय है, जिस ढलती शाम से पहले ही यहाँ के लोग डर और खौफ में जी रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लोग अब इस तरह की उनकी हालत हो गई है, उनको लग रहा है कि बंकर शायद अब उनके इस जिंदगी में बंकर शायद उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। दो शख्स हमारे साथ मौजूद है, एक वो जिनका घर है और एक वो जो इनके साथ रहते हैं। आपका घर है बर्बाद हो गया पूरी तरह से, अब दिन दोपहर को ही यहाँ से निकलना पड़ता है। हाँ जी, दिन जब फायर का बताते हैं ना, फायर होने वाला, फिर भागना पड़ता, दिन हो या शाम हो, उसी वक्त भागना पड़ता है। हाँ, इधर रुक नहीं सकते हम, अगर रुकेंगे तो मारे जाएंगे सारे। अच्छा हुआ हम 2 घंटे पहले भाग के निकल गए, नहीं तो सारा फैमिली इधर ही था, बच्चे थे 2 दिन, भाई था, नुकसान हो जाता, सभी मारे जाते इधर ही सारे।